फिर आगे चलते हैं हम। ग्रीन शू ऑप्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आई होप इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू और बहुत मजा आया होगा आपको वो लेक्चर देखने में। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से कुछ पहले चिल्लर रूल्स देखते हैं अपन, रेगुलेशंस। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन से शुरू करते हैं। 46 बहुत सिंपल है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रेगुलेशंस अ पब्लिक इशू shall be kept open, public issue जो आता है तो it will be kept open for subscription for at least 3 working days but not more than 10 working days, including the days for which the issue is kept open in case of revision in price band. ये हमने देखा था, प्राइस बैंड में अगर ऊपर नीचे होता है। बुक बिल्डिंग में आप पढ़ेंगे पॉइंट, सॉरी बुक बिल्डिंग अपन देखेंगे आगे, उसमें बताऊंगा मैं कि प्राइस बैंड जो होता है बुक बिल्डिंग में, कि आप इतने प्राइस के बीच में बिड कर सकते हैं, बेस प्राइस एंड अपर प्राइस, फ्लोर एंड कैप। तो वो प्राइस बैंड को ऊपर नीचे किया जा सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इशू। यानी इशू जब ओपन है तो प्राइस बैंड को अपन रिवाइज कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो वो प्राइस बैंड को जो रिवाइज करते हैं तो उसको भी पकड़, फिर उसमें एडिशनल 3 दिन देने पड़ते हैं, लेकिन वो 3 दिन को भी पकड़ के आप 10 दिन तक ओपन रख सकते हैं, इंक्लूडिंग द रिवीजन इन प्राइस बैंड। और इन केस ऑफ प्राइस बैंड वो दिया है, ये देखो नीचे, कि इन केस द प्राइस बैंड इन द पब्लिक इशू मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज रिवाइज्ड, द बिडिंग period disclosed in the red herring prospectus shall be extended by a minimum period of 3 working days, provided that the total bidding period shall not exceed 10 working days. यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर फिक्स प्राइस इशू अपन लाते हैं, फिक्स प्राइस है जहां बुक बिल्डिंग नहीं होता, प्राइस पहले से हमने फिक्स कर दिया है और हम इशू ला रहे हैं, जो अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़े थे कि वो सारे कंडीशंस अगर आप फुलफिल करोगे तो फिर आप फिक्स प्राइस इशू ला सकते हो, और अगर उसमें कहीं भी कोई मिसिंग है तो फिर बुक बिल्डिंग लाना पड़ेगा विथ रिजर्वेशन ऑफ QIBs, वो सब पढ़े थे अपन ने। वेरी गुड, सो यू आर इंटेलिजेंट, यू नो एवरीथिंग। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि 3 वर्किंग डेज मिनिमम अपन ओपन रखेंगे फिक्स प्राइस में, और मैक्सिमम 10, 3 से लेके 10 के बीच में अपन कुछ भी रख सकते हैं। और अगर बुक बिल्डिंग इशू है तो नॉर्मली अपने को 3 to 7 रखना पड़ेगा। क्यों 7? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि बीच में हमको प्राइस रिवीजन करना पड़े, बैंड को रिवाइज करना पड़े, और अगर बैंड को रिवाइज किया ऊपर नीचे तो फिर 3 एडिशनल डेज देने पड़ेंगे, तो उसका प्रोविजन पहले से रखेंगे। तो पहले अपन 3 to 7 रखेंगे, और अगर बीच में ये रिवीजन हुआ तो एडिशनल 3 दिन देने पड़ेंगे ताकि वो 10 के अंदर में आ जाए, क्योंकि 10 से आगे आप नहीं जा सकते। तो याद रहेगा पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। फिर उसके बाद 47, इसमें ये प्राइस पे क्वेश्चन आ सकता है, पीरियड फॉर प्राइस बोलता हूं, सॉरी, पीरियड फॉर सब्सक्रिप्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, इसको मार्क किया जाए। लेकिन अब ये प्री इशू एडवर्टीजमेंट, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, पढ़ लेते एक बार। तो वहां लिखा रहता है कि आपको विद सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 66 जो भी है वो जाने दो सब, मेक अ प्री इशू एडवर्टीजमेंट इन 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, नेशनल लेवल पे जो है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, विद वाइड सर्कुलेशन, देन हिंदी नेशनल डेली न्यूज़पेपर विद वाइड सर्कुलेशन, एंड 1 रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ वाइड सर्कुलेशन, जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे। तो एक, जैसे अगर मुंबई में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है तो आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में डालना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट, प्री इशू एडवर्टीजमेंट, एक हिंदी में और एक मराठी में। और दिल्ली में है तो दिल्ली का लोकल लैंग्वेज तो हिंदी है, तो इंग्लिश और हिंदी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमिलनाडु में है तो फिर एक तमिल लैंग्वेज में भी आपको इशू का एडवर्टीजमेंट डालना होगा, तो हिंदी तमिल में डालेंगे और इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी तमिल, ऐसे है। देन प्री इशू एडवर्टीजमेंट शैल बी इन द फॉर्मेट एंड शैल कंटेन द डिस्क्लोजर्स प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट ए, पढ़ने की जरूरत नहीं है।
देन इशू ओपनिंग एंड इशू क्लोजिंग एडवर्टीजमेंट. तो एक तो हो गया प्री इशू यानी इशू आने के पहले का एडवर्टीजमेंट. फिर इशू ओपन होगा तो उसका एक एडवर्टीजमेंट, और क्लोज होगा तो उसका एक एडवर्टीजमेंट. तो मैंने कहा द इशूअर मे इशू advertisements for issue opening and issue closing advertisements which shall be in the formats prescribed in B and C accordingly. Simple. May यानी ये कंपल्शन नहीं है, प्री इशू कंपल्शन है, ये देना है तो दो, नहीं तो मत दो. फिर मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, फिर से टिक मार्क करो. द इशूअर शैल स्टिपुलेट in the offer document the minimum application size, minimum application कितना होना चाहिए in terms of number of specified securities. यानी एक शेयर के लिए आप ऑफर देंगे कि 2 के 5 के 10, मिनिमम ऑफर कितने का आना चाहिए. which shall fall within the range of minimum application value of 10,000 to 15,000. उतने नंबर ऑफ शेयर्स आप मेंशन कर सकते हो जिसका वैल्यू 10 से 15,000 के बीच में होना चाहिए. यानी मान लो अपन 100 रुपए में ऑफर निकाल रहे हैं, तो अगर अपन 10,000 रखेंगे और 100 रुपए में ऑफर निकालेंगे तो हम बोलेंगे 100 शेयर्स हैव टू बी सब्सक्राइब फॉर मिनिमम 100 शेयर आपको लेना पड़ेगा. एप्लीकेशन हैज टू बी मिनिमम 100 एंड देन इन मल्टीपल्स ऑफ 100. तो फिर मिनिमम 10,000 हो जाएगा, चलेगा. तो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, 15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना आप रख सकते हो. Then the issuer shall invite applications in multiples of the minimum application value. जैसे मैंने आपको बताया कि 100 शेयर का हमने फिक्स कर दिया एग्रीगेटिंग 10,000, या मान लो 120 रुपए में भी अगर हम एक शेयर ऑफर कर रहे हैं 120 में, तो भी 100 शेयर रख सकते हैं. तो 100 शेयर का 120 के हिसाब से 12,000 होता है, 10 से 15,000 के बीच में आता है, गुड इनफ. तो अपन क्या लिखेंगे प्रोस्पेक्टस में कि यू कैन अप्लाई फॉर मिनिमम 100 शेयर्स एंड देन इन मल्टीपल्स ऑफ 100 शेयर्स. यानी या तो 100 करो या 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे आप ऑफर्स दे सकते हो. देन मिनिमम सम पेएबल ऑन एप्लीकेशन, सम पेएबल ऑन एप्लीकेशन शैल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस. इशू प्राइस यानी प्रीमियम के साथ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मिला के इशू प्राइस होता है, तो वो आप 25% मिनिमम एप्लीकेशन के साथ में लेने का है. हालांकि आजकल प्रैक्टिकली देखो तो पूरा 100% एक साथ मंगा लेते हैं, खास करके बुक बिल्डिंग के अंदर 100% हैज टू बी डिपॉजिटेड बिफोर हैंड इटसेल्फ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. लेकिन यहां बोला है कि मिनिमम 25% तो बुलाने का है. Then provided that in case of an offer for sale अगर है, जहां एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहा है, the issue price payable for each specified security shall be brought in at the time of application. Issue price payable for each specified security shall be brought in at the time of application. यानी यहाँ 100% एप्लीकेशन के साथ में आना चाहिए ऑफर फॉर सेल के अंदर, क्योंकि वहां पे एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स ऑफर कर रहा है ना, लाइक गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट, उसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं. गवर्नमेंट के पास कोई कंपनी के शेयर्स है और वो उसको ऑफर कर रही है. अब गवर्नमेंट कहां पे कॉल वॉल करते बैठेगा, पागल है क्या? तो इसलिए 100% हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इटसेल्फ. ये तो जब कंपनी ऑफर निकालती है तब ठीक है, कंपनी कैन मेक कॉल्स. एक्सप्लेनेशन में दिया है मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है. शैल बी विद रेफरेंस टू इशू प्राइस of the specified securities and not with reference to amount payable on application. मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू जो है वो पूरे पे देखेंगे अपन, फुल, नॉट के जो एप्लीकेशन पे देना है. एप्लीकेशन पे तो 25% देना है, तो 10,000 से जो 15,000 देखा अपन ने, वो एप्लीकेशन मनी 10,000 से 15,000 की बात कर रहे हैं अपन, कि पूरे वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स आपको लेना है उसके पूरे की वैल्यू की बात कर रहे हैं, पूरे वैल्यू की बात कर रहे हैं. सिर्फ एप्लीकेशन पे 10,000 नहीं, पूरे 10,000 के शेयर्स. फिर एप्लीकेशन तो 2,500, 3,000, 4,000 ऐसा हो सकता है. देन नेक्स्ट इज अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट होता है कैटेगरीज के अंदर.
तो वो दिया है 50 में। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी टिक मार्क कर लो। तो क्या बोलता है देखो, the allotment of specified securities to applicants other than retail individual investors, other than retail individual investors and anchor investors shall be on proportionate basis within the specified investor categories, and the number of securities allotted shall be rounded off to the nearest integer subject to minimum allotment being equal to the minimum application size। तो minimum application size जैसे हमने 100 का रखा है, तो allotment उससे कम नहीं होना चाहिए, तो minimum 100 तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता, as determined and disclosed by the issuer। ठीक है, तो पहले पॉइंट में लिखा है कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और एंकर इन्वेस्टर्स को आप हटा दो, और बाकी जो कैटेगरीज है जिसमें आप अलॉटमेंट कर रहे, लाइक QIB कैटेगरी एंड अदर्स सिलेक्टेड कैटेगरीज लाइक एम्प्लॉइज एंड ऑल, तो वहां पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करना है। लेकिन जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज हमने रखा है, लाइक 100 हमने रखा है कि मिनिमम एप्लीकेशन हैज टू बी 100 शेयर्स, तो उतने तो अलॉट करना ही करना है और प्रोपोर्शनेट भी करना है एंड नियरेस्ट इंटीजर में करना है। तो हो सकता है कि 100 आए, हो सकता है 105 आए, हो सकता है 110 आए, 115, 116, 118 ऐसे आ सकते हैं, लेकिन 100 से कम नहीं आ सकते, और प्रोपोर्शनेट भी करना है। तो हो सकता है कुछ लोगों को हमको हटाना भी पड़े, अगर बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन है तो सबको तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर सबको देंगे तो 100 से नीचे आ जाएंगे, तो कुछ लोगों को भगा देंगे, फिर जो बचे उनको 100 दे देंगे। Provided that value of specified securities allotted to any person in pursuance of reservation made under clause A of subregulation 1 or A of subregulation 2 of 42 जो हमने देखा था इसके पहले के लेक्चर में, shall not exceed 2 लाख रुपीस। क्योंकि 2 लाख रुपए का रूल है ना कि 2 लाख रुपए से ज्यादा आप अलॉट नहीं कर सकते, तो वहां 2 लाख रुपए तक ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये रिजर्वेशन कैटेगरी वाले। Then the allotment of specified securities to each retail individual investor, अब रिटेल वालों को कैसे करेंगे देखो, shall not be less than minimum bid lot, यानी वो अगर 100 का bid lot है तो उससे कम नहीं होना चाहिए, subject to availability of shares in the retail individual category, and the remaining available shares if any shall be allotted on proportionate basis। क्या बोलता है कि पहले सबको 100 अलॉट कर दो, अगर 100 मिनिमम है तो पहले 100 सबको दे दो, और फिर जो शेयर्स बचेंगे वो फिर प्रोपोर्शनेटली सब में बांट दो। सिंपल है ना, जैसे अपने पास 10,000 शेयर्स है इनको बांटने के लिए, इस कैटेगरी में हमने 10,000 शेयर्स रखे थे, तो 10,000 शेयर्स है हमारे पास, और सबका सब किसने 250 नहीं 100 के मल्टीपल्स में हमने मांगा था, तो किसी ने 300 किया है, किसी ने 400, किसी ने 500, किसी ने 1000, ऐसे मांगे हैं सबने शेयर्स। तो पहले क्या करेंगे कि सबको 100 दे देंगे, फिर जो शेयर्स बचेंगे उसको फिर हम प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं हाउ दिस विल बी अचीव्ड। टोटल 10,000 शेयर्स है अपने को इस कैटेगरी के अंदर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए अपने पास 10,000 शेयर्स है, और एप्लीकेंट्स जो है वो है मान लो कि 300 एप्लीकेंट है। जस्ट अ सेकेंड, ब्रिंग माय कैलकुलेटर। हाँ, 300 एप्लीकेंट है। 300 मेरे को हिसाब किताब भी पहले करने दो, गड़बड़ हो गई है, 300 नहीं रह सकते, 40 एप्लीकेंट्स, ठीक है, 40 एप्लीकेंट्स। अबे 40 में किसी ने या इतने सारे में कहाँ लिखूंगा, लेट्स मेक इट मोर सिंपल, लेट्स मेक इट 6 एप्लीकेंट्स। देयर आर ओनली 6 एप्लीकेंट्स, ए बी सी डी ई एफ, और इन्होंने एप्लीकेशन कितने कितने शेयर्स का किया है। ए ने एप्लीकेशन किया है 900 शेयर्स का, बी ने एप्लीकेशन किया है 600 शेयर्स का, सी का एप्लीकेशन 400 का है,
डी का जो है वो 2000 का है, ई का 6000 एप्लीकेशन है और एफ का 7000 है। बाप रे, ये उनका एप्लीकेशन। अब नॉर्मली नॉन रिटेल कैटेगरी में क्या बोला था कि सबको प्रोपोर्शनेटली बांट दो, यानी कि जो 10,000 शेयर्स है नॉन रिटेल वालों में, जो पहले पॉइंट में हमने पढ़ा उसमें क्या बोला था, 10,000 को ये प्रोपोर्शन में बांट दो, 9:6:4:20:60:70 प्रोपोर्शन में दे दो। बस ये देखो कि मिनिमम 100 आना चाहिए और बाकी जो आ रहा है वो आ रहा है। लेकिन अब यहां ऐसा नहीं है, यहां रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में क्या बोले कि पहले सबको एलोकेशन कैसे करेंगे, सबको पहले 100 दे देंगे, मिनिमम 100 था ना, एंड ऑब्वियसली 100 के नीचे तो किसी ने अप्लाई किया ही नहीं होगा, तो 100 दे दो पहले। अब 100 देने से कितने हुए, 600 हो गए। अभी 10,000 शेयर्स अपने पास है, 10,000 में से 600 गए तो बचे कितने, 9,400। फिर वो जो 9,400 है उसको ये प्रोपोर्शन में दे दो, तो 9,400 शेयर्स अब बाकी है, तो ये जो 9,400 शेयर्स बाकी है उसको प्रोपोर्शनेटली अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 9:6:4:20:60:70। टोटल मारते हैं, 9 + 6 + 4 + 20 + 60 + 70, 169 होता है। तो 9,400 डिवाइडेड बाई 169 मल्टीप्लाई 9, 500.59 आ रहा है, तो इसको 501 दे देते हैं। फिर इसका आ रहा है 333 पॉइंट, तो इसको 334 दे देते हैं। फिर 4 = 222.48, तो उसको 222 दे देते हैं। फिर इसका आएगा 1112, इसका आएगा 3337 और इसका आएगा 3893.49। तो उसको 4 करने से मेरे ख्याल से टैली होगा, लेट्स सी। एडअप करो, 501 + 334 + 222 + 1112 + 3337 + 3894, 9,400 आ गया। तो 9,400 प्लस ये 600 मिला के टोटल 10,000 अलॉट हो जाएंगे। फिर इसका टोटल ले लो, तो इसको मिलेंगे 601, इसको मिलेंगे 434, इसको मिलेंगे 322, इसको मिलेंगे 1,212, 3,437 and 3,994. So these many shares will be allotted to each one of the applicants in retail category. क्लियर? चलो वापस चलते हैं। तो फिर से देखो 1A क्या बोलता है, The allotment of specified security to each retail individual investor shall not be less than the minimum bid lot. Bid lot से कम नहीं होना चाहिए, subject to availability of shares in the retail individual investor category. अगर बहुत ज्यादा लोग आ गए और ऐसा हो गया कि 100 भी नहीं मिल रहे सबको, तो फिर कुछ लोगों को पहले अपन भगा देंगे और फिर जो बैलेंस है उनको 100 दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 देना है तो 1,000 लोग चाहिए, 1,000 इंटू 100 नहीं सॉरी 100 इंटू 100 ना, हाँ 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 शेयर्स है और अगर 100 एप्लीकेंट के ऊपर हो गए, 100 एप्लीकेंट्स के ऊपर हो गए नंबर वाइज, तो फिर लफड़ा हो जाएगा ना, फिर सबको 100 भी नहीं मिलेंगे अगर इक्वली डिवाइड किए तो फिर कुछ लोगों को भगा देंगे, 100 को रखेंगे लॉट में चुनेंगे और वो 100 को 100 शेयर्स अलॉट करेंगे। सो देयर विल बी सम अनसक्सेसफुल बिडर्स आल्सो इन दिस केस, अगर 100 के ऊपर है तो, और अगर 100 से कम है तो फिर जैसे हमने किया वैसा करेंगे, पहले 100 शेयर सबको दे देंगे मिनिमम लॉट साइज जो हमने रखा था, और फिर जो शेयर्स बच गए वो
उनके एप्लीकेशन के प्रोपोर्शन में अलॉट कर देंगे, सब्जेक्ट टू इंटीजर। फिर आगे बढ़ो, फिर सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज along with the post issue lead merchant bankers, executive director or managing director of the stock exchange and the lead merchant bankers and registrars to the issue shall ensure that the basis of allotment is finalized in a fair and proper manner in accordance with schedule 15. वो पढ़ने की जरूरत नहीं है schedule 15. The utilization of subscription money, the post-issue lead merchant banker shall ensure that monies received in respect of the issue are released to the issuer, यानी कि company in compliance with the provisions of section 73 of the Companies Act 56. Now you have to see the relevant provision of Companies Act 2013. वो जाने दो, कोई काम का नहीं है. Annual updation of offer document, वो भी कोई काम का नहीं है. The disclosures made in the red herring prospectus shall be updated on annual basis by the issuer and shall be made publicly accessible in the manner specified by the board. कोई काम का नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला. ये सब को छोड़ते जाने का, जो मेन है, जो मैं मार्क कराता हूं, वो पढ़ के जाने के एग्जाम में. वैसे भी देखो ये पूरे गाइडलाइंस है. सेबी के ऊपर टोटल 8 मार्क है और जो एक्ट देखा फर्स्ट लेक्चर में हमने, उसमें 4 मार्क का क्वेश्चन है. और ये पूरे गाइडलाइंस जो हम देखेंगे 10-12 लेक्चर्स में, इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन है. पूरे गाइडलाइंस आईसीडीआर में 4 मार्क्स. अब सोचो आप कितना पढ़ना, कितना छोड़ना, इट्स अप टू यू. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज चैप्टर 4, राइट्स इशू. राइट्स इशू तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में भी पढ़ा आपने. राइट शेयर्स का अकाउंटिंग आप देख चुके हो अकाउंट्स में, आईपीसीसी लेवल पे, या सीपीटी में पढ़ा होगा शायद. और कंपनी लॉ आईपीसीसी में भी आपने राइट्स इशू पढ़ के रखा है ना. एवरीवन नोज व्हाट इज राइट इशू. और इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में भी अपन पढ़ते हैं राइट इशू. वेरी गुड. तो देखो अब उसके कुछ टेक्निकलिटीज हम देख लेते हैं. तो लिखा है कि लिस्टेड इशूअर मेकिंग अ राइट इशू शैल अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट. मुझे ऑफ कोर्स मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, व्हाट इज अ राइट इशू, एवरीवन नोस, है ना. सो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम देयर. टेक्निकलिटीज देखते हैं सीधा. तो लिखा है कि जो लिस्टेड इशूअर है, जो राइट इशू निकालना चाहता है, वो रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द शेयर होल्डर्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द राइट इशू. अपन अपने प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को राइट्स देते ना, जैसे हम डिविडेंड देते, तो डिविडेंड के लिए एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करते कि जो शेयर होल्डर्स का नाम इस दिन रजिस्टर पे होगा उनको डिविडेंड मिलेगा. तो वैसे ही राइट में भी करना है. तो एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा और जो शेयर होल्डर्स के नाम रिकॉर्ड डेट के ऊपर कंपनी के रजिस्टर में होंगे, उन लोगों को राइट्स दिए जाएंगे. देन issuer shall not withdraw the rights issue after announcement of the record date. एक बार रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो गया तो बाद में आप विड्रॉ नहीं कर सकते. दे दिया सो दे दिया. Then issuer, if the issuer withdraws the right issue after announcing the record date, it shall not make the application for listing of any of its specified securities on any recognized stock exchange for a period of 12 months from the record date. अगर आप विड्रॉ करते हो, यानी आप अपने वादे से मुकर जाते हो, हट जाते हो, तो फिर अगले 12 महीने तक आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग का एप्लीकेशन नहीं कर सकते. यू आर डीबार्ड. तुमको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा 12 महीने के लिए. सजा, पनिशमेंट. Then provided that the issuer may seek listing of his equity shares allotted pursuant to conversion or exchange of convertible securities issued prior to the announcement of the record date on the recognized stock exchange where the securities are listed. अभी तुमको 1 साल के लिए बाहर भगा दिया 12 महीने के लिए, लेकिन ये जो बाहर भगाया है वो न्यू सिक्योरिटीज के लिए बाहर भगाया है, याद रख. तो जो तुम्हारे पुराने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करके रखे थे पहले, और उनका कन्वर्जन अगर हुआ ये 12 महीने के अंदर, कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, तो वो इक्विटी शेयर भी लिस्ट नहीं होंगे क्या? नहीं, वो होंगे. तो प्रोविजो कहता है कि अगर कन्वर्जन से आ रहे हैं तो वो लिस्ट होंगे. कोई नए सिक्योरिटीज आप इशू नहीं कर सकते.
Good. Then restriction on right issue. No issuer shall make right issue of equity shares unless it has made reservation of equity shares of the same class in favor of the holders of outstanding compulsorily convertible debt instruments, if any, in proportion to the convertible part thereof. Very interesting one. इसका एग्जाम्पल देखो मैं क्या देता हूं आपको, अब भी दिमाग में पैदा हुआ है कि आप लोग सीए स्टूडेंट्स है ना, ऑफिस गए हैं, सुबह से बेचारे क्लास जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर क्लास जाते हैं शाम को, फिर घर कब पहुंचते मालूम नहीं, घर पहुंचे ये भी समझ में नहीं आता, खाना खाए सो गए, ऐसा लगता है रास्ते पे सोए, है ना। खैर ये मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। और फिर आप अपने पोतों से कहोगे कि देखो हम रास्ते पे बैठ के पढ़ाई करते थे, अरे घर में ही कर रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि रास्ते पे ही है, ऐसा लगता ही नहीं कि घर में आए कब और गए कब, है ना। खैर तो मैं क्या कह रहा था आपसे, ये सब जाने दो, आप बाहर घर में आइसक्रीम आया है और आपके जो छोटे भाई बहन है वो तो अभी स्कूल वूल में है और कॉलेज में, अर्ली कॉलेज डेज, दे आर एंजॉइंग, मस्त शाम से घर पे आके टीवी देख रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो माँ जो होती है वो क्या करती है, पूरा आइसक्रीम जो आया है बड़ा सा स्लैब फैमिली पैक, वो पूरा बच्चों को बांट देंगी क्या? नहीं, उसमें से पहले एक पीस काट के अलग से फ्रीजर में आपके लिए रख दिया जाएगा, रिजर्व्ड। कि हमारा बड़ा बच्चा या बच्ची ऑफिस गई है, सीए कर रही है, बहुत मेहनत करती है, करता है, ऐसे केस में भी वो घर आएंगे तो ये खाएंगे, है ना। तो आपके लिए रिजर्व कर दिया जाता है और बाकी फिर वहां बच्चों में रख दिया जाता है, टूट पड़ो, जिसको जितना मिलता है खा लो, करेक्ट। तो उसी को यहां पे अप्लाई करो। क्या है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हमारे इशू करके रखे पहले, यानी जो घर में नहीं है, यानी जो अभी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं है, अभी इक्विटी नहीं है लेकिन कन्वर्टिबल है। तो जो बेचारे डिबेंचर होल्डर्स है वो तो राह देख रहे हैं कि कब हमारे डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए और हम इक्विटी होल्डर्स बन जाए, है ना। तो वो इंतजार में, और इस बीच में जो प्रेजेंट इक्विटी होल्डर्स है उनको तुम राइट ऑफर दे दोगे। अब इनको अगर राइट ऑफर दिया तो वो जो बेचारे अभी बाहर है, जो अंदर आए नहीं है, वो तो बेचारे तरस जाएंगे ना, वो देखते रह जाएंगे, मुंह में पानी आएंगे, इनको राइट मिल रहे हैं, अपने को क्या, अपने कुछ नहीं मिल रहा। तो लॉ में लिखा गवर्नमेंट ने कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है उनके लिए भी रिजर्व करके रखना है, फ्रिज में डाल के रखना है कुछ राइट शेयर्स, अभी नहीं देना उनको, अभी फ्रिज में रखना है। देंगे कब? जब वो कन्वर्जन के मोड पे आ जाएंगे, मोड पे, ये तो खैर शायराना लैंग्वेज है, तो जब उनका कन्वर्जन का टाइम आ जाएगा तो कन्वर्जन के साथ साथ उनको वो राइट शेयर्स भी फिर ऑफर करेंगे कि अगर तुमको लेना है तो तुम ये राइट इतने प्राइस पे ले सकते हो, सेम प्राइस जिस पे अपन ने बाकी इक्विटी होल्डर्स को दिया है। फिर उनकी मर्जी है, वो लेना चाहे तो ले, ना लेना चाहे ना ले, राइट कंपल्शन तो नहीं होता। तो ऐसा बोला है। तो कितने रखेंगे रिजर्व करके वो देखो। अगर हमने, हमारा ये पॉइंट था कि भाई एक डिबेंचर में से अपन 2 इक्विटी शेयर देने वाले, वन डिबेंचर विल बी, यू विल रिसीव 2 इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ 1 डिबेंचर, अगर ये कन्वर्जन रेट था डिबेंचर का शेयर्स के अंदर, और अपना राइट ऑफर है 1:1, यानी एक इक्विटी शेयर पे एक राइट शेयर ऑफर किया जा रहा है। तो फिर एक डिबेंचर होल्डर पे, यानी जिसके पास एक डिबेंचर है मान लो, उसके लिए 2 राइट शेयर्स भी रिजर्व करके रखे जाएंगे, क्योंकि उसको 2 इक्विटी शेयर मिलने वाले, तो 2 इक्विटी शेयर पे 2 राइट शेयर भी देने पड़ेंगे ना 1:1 के रेशियो में, तो उसके लिए 2 रिजर्व करके रखे जाएंगे। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैसे, आपको सिंपल मैथ्स है लेकिन बता देता हूं कि कंपनी के अभी टोटल 10,000 इक्विटी शेयर्स है प्रेजेंटली एंड 2,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, और ये 2,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में से 4,000 इक्विटी शेयर्स निकल के आने वाले हैं, है ना। अगर एक डिबेंचर पे हम 2 इक्विटी शेयर देने वाले हैं, इसका मतलब 2,000 डिबेंचर पे 4,000 इक्विटी शेयर आने वाले हैं।
तो अपन टोटल कितना पकड़ेंगे, 14,000 इक्विटी शेयर्स पकड़ेंगे, एज इफ वी हैव गॉट 14,000 इक्विटी शेयर्स। और फिर अगर अपने को 1:1 राइट लाना है, यानी कि अपने को 14,000 राइट शेयर्स निकालने पड़ेंगे, जिसमें से 10,000 तो इनको हम ऑफर कर देंगे बीच, और 4,000 जो है वो ये कन्वर्टिबल डिबेंचर वालों के लिए रिजर्व करके रखेंगे, और जब उनका कन्वर्जन का वक्त आएगा तब उनको ऑफर करेंगे। क्लियर, सिंपल है। और फिर आगे देखो लिखा है, द इक्विटी शेयर्स सो रिजर्व्ड फॉर द होल्डर्स ऑफ फुल्ली और पार्शियली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, और ये कंपलसरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होनी चाहिए, उनके लिए रिजर्व करेंगे। कंपलसरी कन्वर्टेबल यानी जिनके डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट होने ही होने वाले हैं। एक कन्वर्जन होता है जो ऑप्शनल होता है कि आपको कन्वर्ट करवाना होगा तो करवाना, नहीं तो मत करवाना, फिर उनके लिए रिजर्वेशन नहीं रहता। रिजर्वेशन किसके लिए, जो कंपलसरीली कन्वर्टेबल है, यानी वो बच्चा जो घर आने ही वाला है रात को, उसके लिए आइसक्रीम रखेंगे ना, लेकिन बच्चा हॉस्टल में रहता है, शायद आ जाए शायद ना आए, तो वहां रिजर्व करके क्या रखेंगे, फ्रिज में बेकार जमा करके, जो घर में बच्चे उनको खिला देंगे, हटाओ, वो आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, तो फिर नहीं समझ में आए। जो बच्चा घर में आने, जो सीए स्टूडेंट घर में आने ही वाला है रात को, सर्टन है कहां जाएगा बेचारा, आना ही चाहिए, तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाएगा, फ्रीजर में, आइसक्रीम का एक पीस। हाँ, तो हमारी क्या है, शैल बी इशूड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, जब उनका कन्वर्जन का वक्त आएगा तब उनको देंगे, ऑन द सेम टर्म्स at which the equity shares offered in the rights issue were issued। जैसे राइट में हमने ऑफर दिया था उनको 130 रुपए पर शेयर पे, तो इन लोगों के लिए भी सेम टर्म्स रहेंगे, 130 पर शेयर ही रहेगा, प्राइस एंड अदर टर्म्स जो भी है वो सब सेम रहेंगे। गुड। फिर 54 थियोरेटिकल पॉइंट है, तो इस पे फिर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन एक बार पढ़ के रखो। द एवरेज लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर क्या रहता है, राइट्स में जो लेटर हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेटर ऑफ ऑफर। तो ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, यहाँ मिस मत कर जाना, यहाँ प्रोस्पेक्टस बिल्कुल लिख के मत आना, नहीं तो 0 मार्क्स हो जाएंगे। राइट में प्रोस्पेक्टस नहीं रहता, राइट में क्या रहता है, लेटर ऑफ ऑफर। और एवरेज का मतलब शॉर्ट फॉर्म, समराइज्ड फॉर्म। Along with the application form shall be dispatched through registered post or speed post to all the existing shareholders at least 3 days before the date of opening of the issue, provided that the letter of offer shall be given by the issuer or the lead merchant banker to any existing shareholder who has made a request in this regard. Then the shareholders who have not received the application form may apply in writing on plain paper along with the requisite application money। जिसको नहीं मिला, पोस्टल डिले हो गया, तो वो प्लेन पेपर पे भी अप्लाई कर सकता है। The shareholders making application otherwise than on the application form shall not renounce their rights and shall not utilize the application form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently। Obviously प्लेन पेपर पे अप्लाई कर दिया और फिर बाद में तुम्हारे घर पे पहुंचा, तो उसमें फिर अप्लाई करूंगी क्या, ऑफ कोर्स नहीं। या किसी को रिनाउंस कर दूंगी क्या, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि या तो तुम खरीदो या रिनाउंस करो, दोनों में से कोई भी एक ही चीज कर सकते हैं ना। Then where the shareholder makes an application on application form as well as on plain paper, the application is liable to be rejected। डबल काम करूंगे तो रिजेक्शन मिल जाएगा। The issue price shall be decided before determining the record date, which shall be determined in consultation with designated stock exchange। ठीक है, कितने पे देना, 130, 140, तो ये पहले से डिटरमिन हो जाएगा। The right issue shall be open for subscription for a minimum period of 15 days and maximum 30 days। टाइमिंग को याद रखो, मिनिमम 15 से मैक्सिमम 30 days। Then issuer shall give only one payment option out of the following to all the investors: part payment on application and balance money in calls, या full on application। Obviously कोई भी एक अपन रखेंगे, या तो पूरा एप्लीकेशन पे बुला लेंगे या पार्ट एप्लीकेशन पे और बैलेंस कॉल्स में।
Provided that where the issuer has given the part payment option to investors, the part payment on application shall not be less than 25%, and such issuer shall obtain necessary regulatory approvals to facilitate the same. वो तो ठीक है, 25% एप्लीकेशन पे बुलाना है और बाकी कॉल्स में अपन बुलाएंगे. जो अकाउंट्स में आप पढ़ते थे आईपीसीसी में, 25% एप्लीकेशन, फिर 25% अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, फिर एडवर्टीजमेंट. तो ये भी कोई काम का नहीं है, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा. लेटर ऑफ ऑफर का एडवर्टीजमेंट आएगा, सेंटर्स जहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं आप, ये एक बार पढ़ के छोड़ देना है. कोई काम का नहीं है. इंग्लिश न्यूज़पेपर हिंदी वगैरह में डालेंगे, उसको छोड़ भी दे चलेगा. फिर 55A में दिया है रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉइज अलोंग विथ राइट इशू. एम्प्लॉइज के लिए रिजर्वेशन हम कर सकते हैं, तो बोला है यस, बट अप टू 2 लाख रुपीज, ओनली अप टू 2 लाख रुपीज का रिजर्वेशन उनके लिए रखा जा सकता है पर एम्प्लॉय. देन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रेज्ड इन राइट इशू. सिंपल है, द इशूअर शैल यूटिलाइज फंड्स कलेक्टेड इन राइट इशू आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. सिंपल. फिर मैनर ऑफ डिस्क्लोजर इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट करके है 57. ये भी कोई काम का नहीं है. सारे मटेरियल डिस्क्लोजर्स होने चाहिए विच शैल बी ट्रू. सब कुछ सच सच लिखो, सारे मटेरियल पॉइंट्स लिखो और वो भी सच लिखो, नॉर्मल है. और उसमें और भी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स जो है वो भी नीचे दिए है, पार्ट बी एंड पार्ट सी एंड पार्ट ई और वो सब. तो ये कोई एग्जाम में नहीं आने वाला, एक बार पढ़ के रखना है. पॉइंट नंबर 2 देखो, विदाउट प्रिजुडिस टू जनरलिटी ऑफ 1 में लिखा है कि ऑल मटेरियल डिस्क्लोजर्स विच आर ट्रू एंड एडिक्वेट, ये आपको डिस्क्लोज करना है. तो ये जनरल पॉइंट था. और 2 में लिखा है स्पेसिफिकली क्या क्या डिस्क्लोज करना है, तो उसके ये सब शेड्यूल्स और पार्ट्स दिए हैं, फॉर्मेट्स. तो उसमें लिखा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो बैंक्स इशू करती है. रेड हेरिंग यानी जो बुक बिल्डिंग में इशू होगा, शेल्फ यानी जो बैंक्स इशू करती है साल भर के लिए, and prospectus यानी normal prospectus shall contain disclosures specified in schedule 2 of the Companies Act 1956. corresponding 13 का देखेंगे अपन, and disclosures specified in part A of schedule 8 of this guidelines subject to part B and C. and the letter of offer यानी right वाला जो भी देखा हमने, rights offer shall contain disclosures as given in part E of schedule 8. provided that in case of further public offer, यानी IPO है और further public offer दो होते हैं, तो अगर further वाला है, second time third time वाला है, or a right issue, the offer document shall be deemed to be in compliance with the provisions of this regulation if suitable references are made to the updated disclosures in the offer document referred to in regulation 51A जो हमने अभी पढ़ा था. हर साल आपको उसको वो करते रहना पड़ता है ना, अपडेट. तो अगर अपडेटेड है तो फिर यहाँ डाल दो कि अपडेटेड है, ऑलरेडी आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर. फिर एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू होता है जो फॉर्म के पीछे लगा होता है, तो उसके बारे में लिखा है. एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पीछे साइड में एवरेज प्रोस्पेक्टस होता है या एवरेज लेटर ऑफ ऑफर एंड आसबा, तो उसके बारे में लिखा है कि एवरेज प्रोस्पेक्टस शैल कंटेन डिस्क्लोजर्स एज स्पेसिफाइड इन पार्ट डी. एवरेज लेटर ऑफ ऑफर राइट वाले केस में शैल कंटेन डिस्क्लोजर्स इन पार्ट एफ, सबके प्रिस्क्राइब फॉर्म्स है. एंड द एवरेज्ड वन, प्रोस्पेक्टस हो या लेटर ऑफ ऑफर हो, इसमें कोई एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि बाहर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. जो मेन प्रोस्पेक्टस में है उसी में से कट शॉर्ट करके यहां लिखो. तो यहां कोई थर्ड चीज लिख दी है जो प्रोस्पेक्टस में इतनी लिखी, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक्सट्रेनियस यानी कि बाहर की कोई चीज इसमें नहीं लिखने का, जो प्रोस्पेक्टस के अंदर है उसी को लिखो. देन एवरी एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी affixed with this abridged prospectus. एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ये एवरेज प्रोस्पेक्टस जाना चाहिए. तो वही आगे पीछे ही रहता है, पेपर के एक साइड में एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और पीछे की साइड में एवरेज प्रोस्पेक्टस रहता है. उसको सेलियंट फीचर्स भी कहते हैं, सेलियंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर.
और पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि इन ऑल पब्लिक इश्यूज द इशूअर शैल एक्सेप्ट बिड्स यूजिंग ओनली आसबा फैसिलिटी इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड. आसबा कंपलसरी है. राइट ऑफर में where not more than one payment option is given, the issuer shall provide the facility of ASBA in accordance with the procedure and eligibility criteria specified by the board, provided in case of qualified institutional buyers and non-institutional investors, the issuer shall accept bids using ASBA facility only. ये भी कोई काम की बात नहीं है. पेमेंट ASBA से लेना है, वो तो आजकल नॉर्मल है. फिर उसके बाद एक छोटा चैप्टर है कंडीशंस एंड मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी इसको पढ़ते हैं अपन. क्या बोलता है देखो. The provisions of this chapter shall apply to an exit offer made by the promoters or shareholders in control of the issuer to the dissenting shareholders in terms of section 13(8) and 27(2) of the Companies Act 13 in case of change in objects. Underline karo, change in objects or variation in terms of contract referred to in the prospectus. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर अपन ऑफर ला रहे हैं और ऑफर लाने के बाद अगर हमने हमारे ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनीज का जो रहता है मेन ऑब्जेक्ट, उसको बदल दिया, तो जो इन्वेस्टर लोग थे उन्होंने तो ये सोच के दिया था ना पैसा कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये है, अब तुमने ऑब्जेक्ट ही बदल दिया, गड़बड़. तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना. तो फिर उनको एग्जिट ऑप्शन दिया जाता है कि जो शेयर होल्डर्स ने ये पॉइंट के ऊपर भरोसा रखकर पैसा लगाया था उनको एग्जिट ऑप्शन देंगे, उनको पैसा वापस. तो वो कैसे होगा देखो. And the provisions of this chapter shall not apply where there are neither identifiable promoters nor shareholders in control of the listed issuer. अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसमें कोई प्रमोटर ग्रुप ही नहीं है या ऐसा कोई शेयर होल्डर नहीं है जिसको हम कह सके कि ये कंट्रोल में है, तो फिर ये पूरा स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है. पब्लिक एट लार्ज जो मेंबर्स है, हजारों लाखों की तादाद में मेंबर्स है और वो ये ऑफर निकाल रहे हैं. इंडिपेंडेंट कंपनीज जिसको कहते हैं, जहां कोई प्रमोटर ग्रुप या शेयर होल्डर इन कंट्रोल जो ग्रुप होता है वैसा कोई है नहीं. जैसे रिलायंस अगर बोले तो उसमें क्या है, अंबानी ग्रुप इज इन कंट्रोल. लेकिन कोई नॉर्मल कंपनी ले जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है, जो जिन्होंने बनाई थी कंपनी कब के मर गए, सब गए काम से, लेकिन अभी कोई कंट्रोल में नहीं है. जनरल पब्लिक, जनरल पीपल आर द शेयर होल्डर्स. तो फिर ये पूरा स्कीम एप्लीकेबल नहीं है. वापस कौन करेगा, कोई नहीं. फिर डेफिनेशन, डिसेंटिंग शेयर होल्डर का मतलब क्या है, तो सबसे पहले वो दिया. डिसेंटिंग शेयर होल्डर मीन्स दो शेयर होल्डर्स हु हैव वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन फॉर चेंज इन ऑब्जेक्ट्स or variation in terms of a contract referred to in the prospectus of the issuer. जिन लोगों ने चेंज इन ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में वोट डाला, यानी इशू तो हो गया, देखो इशू हो गया, अलॉटमेंट हो गया, सब हो गया, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की बात आई कि हम ऑब्जेक्ट को बदल रहे. ऑब्जेक्ट को बदलने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. तो जब वो मैटर आया तो जिन लोगों ने अगेंस्ट में वोट डाला कि नहीं 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 ऑब्जेक्ट को चेंज मत करो, वी आर वोटिंग अगेंस्ट, वो कहलाएंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. या फिर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट मेन कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बेसिस पे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हुए थे, अगर वो चेंज करने की बात आई तो जिन लोगों ने अगेंस्ट में वोट डाला उनको कहेंगे डिसेंटिंग. फिर एक फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स का डेफिनेशन है, शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन. वो काम करनी है. एंड रेलेवेंट डेट means the date of the board meeting in which the proposal for change in object or variation in terms of contract referred to in the prospectus is approved before seeking shareholders approval. बोर्ड मीटिंग पहले होती है, उसमें पहले बात को रखी जाएगी कि हम ऑब्जेक्ट को चेंज करें,
फिर वो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स कॉल करेंगे, तो वो बोर्ड मीटिंग का जो डेट होता है उसको रेलेवेंट डेट मानेंगे। अब देखो होगा क्या। 69C conditions for exit offer. The promoters or shareholders in control shall make the exit offer in accordance with the provisions of this chapter to the dissenting shareholders if the public issue has opened after April 1, 2014. Obviously अपन तो अभी 16-17 में है, 17 में आ गए ऑलमोस्ट, and the proposal for change in objects or variation in terms of contract referred to in the prospectus is dissented by at least 10% of the shareholders who voted in the general meeting. यानी अगर यू कैन से 100 लोगों ने अगर वोट डाले तो कम से कम 10 लोगों ने अगेंस्ट में डालना चाहिए। तो डिसेंटिंग का भी एक वॉल्यूम होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि एक आदमी डिसेंट कर रहा है 99 फेवर में और एक आदमी डिसेंट कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, लात मार के भागेंगे, साला पैसे मांगने, एग्जिट ऑफर हट। कम से कम 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स शुड वोट अगेंस्ट। ठीक है, तो मान लो कि 85 ने फेवर में डाला और 15 ने अगेंस्ट में डाला, तो यस, अब इसको डिसेंटिंग ग्रुप कहा जाएगा। देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन हु डिसेंट, तो 10% डिसेंटिंग होने चाहिए मिनिमम। कितने में से? जो वोट डाल रहे हैं उनमें से 10%। जो मीटिंग में आए ही नहीं उनको काउंट नहीं करेंगे, जो आए, जिन्होंने वोट डाला, उसमें से 10% ने अगेंस्ट में डालना चाहिए। गुड। एंड the amount to be utilized for the objects for which the prospectus was issued is less than 75% of the amount raised, including the amount earmarked for general corporate purposes as disclosed in the offer document. वो तो ठीक है, अगर अपन ने 50 लाख रुपए रेज किए थे, क्या बोल के 50 लाख हम ये ऑब्जेक्ट के लिए रेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी है जिसने आईटी बिजनेस सॉफ्टवेयर, तो उन्होंने बोला कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए पैसा रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल करके लोगों से पैसा बुलाया गया, क्या ऑब्जेक्ट बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, लोगों ने पैसा लगा दिया। फिर तुम बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं, अभी सॉफ्टवेयर तो छोड़ो, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसा लगा देंगे। ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, हम उसमें पैसा लगा देंगे, रियल एस्टेट में। ये सॉफ्टवेयर अब काम का नहीं है, हम रियल एस्टेट में पैसा लगा देंगे, तो ये गड़बड़ है, गलत काम। तो जब रेजोल्यूशन आया तो 10% लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने का, कहाँ सॉफ्टवेयर, कहाँ बिल्डिंग, नहीं नहीं नहीं। और अभी तक कंपनी ने जो पैसा रेस कर लिया था, 50 लाख रुपए रेस किए थे, तो 50 लाख का 75% कितना होता है? 37.5। तो 37.5 से कम यूज हुआ है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मान लो कि 25 लाख अभी तक हमने सॉफ्टवेयर में यूज कर लिए डेवलपमेंट में, और 25 लाख बचे हैं और हम ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर रहे हैं, तो ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को राइट मिलेगा। लेकिन अगर 75% से ज्यादा ऑलरेडी यूज हो गया है सॉफ्टवेयर में, तो फिर आपका ऑब्जेक्शन क्या है? कोई जितना पैसा बुलाया, चलो ठीक है, पूरा नहीं हुआ, लेकिन 75% से ज्यादा तो हो गया ना, 3/4 ऑफ द मनी इज ऑलरेडी यूटिलाइज्ड इन सॉफ्टवेयर, तो फिर तुम लोगों का ऑब्जेक्शन क्या है? ये तो नया बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, कर सकते, फिर नया बिजनेस करो तो कर सकते। 75% of the money that you raised should be utilized for the purpose for which it was raised. अगर ये हो गया है तो then it is good enough. लेकिन अगर वो नहीं हुआ है, 75% पैसा यूज नहीं हुआ है, तो फिर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को राइट मिल जाएगा, एग्जिट ऑफर मिलेगा। देन एलिजिबिलिटी, only those dissenting shareholders of the issuer who are holding shares as on the relevant date shall be eligible to avail the exit offer. Relevant date यानी क्या? बोर्ड मीटिंग। तो जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुआ था उसको रेलेवेंट डेट मानेंगे, और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर उस दिन शेयर होल्डर्स थे उनको ये ऑप्शन मिलेगा ऑब्वियसली। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जिट ऑफर प्राइस क्या रहेगा, कितना अमाउंट उनको वापस करेंगे। तो देखो, the exit price payable to the dissenting shareholder shall be the highest of the following. Number 1, ये गलती से DEF प्रिंट हुआ है या शायद मेरे इसमें आ गया है, आपके बुक में देखो ABCD है क्या?
अगर डी एफ ई है तो पहले उसको करेक्ट कर लो, सब ABCD है, ठीक है। तो देखो अब इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। पहला पॉइंट है द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस paid or payable for acquisitions whether by the promoters or shareholders having control or by any person acting in concert with them during the 52 weeks immediately preceding the relevant date. Volume weighted average price paid or payable for acquisitions whether by the promoters or shareholders in control और बाय द पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद देम, यानी उनके हाली मवाली लोग जो रहते हैं, जो उनके साथ में काम करते हैं, ड्यूरिंग 52 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। तो रेलेवेंट डेट यानी बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग के पहले के 52 वीक्स में जो वेटेड एवरेज प्राइस होगा अपने शेयर्स का वो देखेंगे। इन सिंपल वर्ड्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालेंगे। देन द हाईएस्ट प्राइस paid or payable for any acquisition whether by the promoter or shareholders having in control and so on for 26 weeks immediately preceding the relevant date। तो relevant date के पहले के 26 हफ्ते, तो 52 वीक्स एक देखेंगे, वहां पर वेटेड एवरेज प्राइस देखेंगे जिसपे इन लोगों ने शेयर्स लिए हैं। किन लोगों ने? प्रमोटर्स ने या पर्सन इन कंट्रोल ने, जो उनके डील हुए हैं उसके देखेंगे, वेटेड एवरेज निकालेंगे। और दूसरा क्या करेंगे कि पिछले 26 हफ्तों में जो हाईएस्ट प्राइस पे उन्होंने शेयर्स एक्वायर किए हैं वो लेंगे। हाईएस्ट प्राइस एट व्हिच दे हैव एक्वायर्ड द शेयर्स इन लास्ट 26 वीक्स। तो 26 हफ्ते का हाईएस्ट प्राइस और 52 वीक्स का एवरेज प्राइस। देन वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ सच शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 60 ट्रेडिंग डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। ये मार्केट प्राइस का निकालेंगे एवरेज। तीसरे नंबर पे मार्केट प्राइस का एवरेज निकालेंगे, वेटेड एवरेज 60 डेज का, 60 ट्रेडिंग डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट एज ट्रेडेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वेयर द मैक्सिमम वॉल्यूम का अंडरलाइन करो हैज बीन रिकॉर्डेड। यानी कि अगर हमारे शायद BSE पे भी लिस्टेड है, NSE पे भी है, प्राइस तो दोनों में अलग अलग चलता है ना, तो अपन किसका प्राइस देखेंगे, कौन से वाले एक्सचेंज का, जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इन 60 डेज के अंदर। ठीक है, तो यहां मार्केट। अब ये A और C में डिफरेंस क्या है? A में जो एवरेज निकाल रहे हैं ये प्राइस कौन सा निकाल रहे हैं, जिसपे ये लोगों ने एक्वायर किए हैं, प्रमोटर्स, शेयर इन कंट्रोल या उनके साथ जो उनके ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने जो प्राइस पे एक्वायर किए उसका एवरेज, मार्केट एवरेज नहीं, उन्होंने जिस प्राइस पे लिए उसका एवरेज। ये हाईएस्ट प्राइस क्या है, जिसपे इन लोगों ने शेयर्स एक्वायर किए हैं 26 हफ्तों में, उसका एवरेज, इन लोगों ने जो एक्वायर किए उसका एवरेज। यहां क्या है अब, मार्केट प्राइस जिसपे ट्रेड हुआ है 60 डेज में, उसका एवरेज। और आखिरी में लिखा है where the shares are not frequently traded, अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स नहीं है, then price determined by the promoters or shareholders having control and merchant banker taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples and such other parameters as are customary for valuation of shares of such issuer। तो वो फिर बैठ के निकालेंगे ऐसे केस में। तो डी पॉइंट अलग ही हो गया। तो ABC जो है ये तीनों आपको मार्केट से मिलेंगे, ये तीनों में से जो हाईएस्ट प्राइस होगा वो एग्जिट प्राइस बनेगा। ऐसा में ग्रेट। फिर आता है 69F, मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जिट टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो यहां पे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, तो वो देखते एक बार, इस पे ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ के छोड़ देने का। The notice proposing the passing of special resolution for changing the objects of the issue and varying the terms of contract referred to in the prospectus shall also contain information about the exit offer to the dissenting shareholders। तो जो स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस जाएगा उसमें एग्जिट ऑफर भी मेंशन रहेगा। सिंपल। सेकेंड पॉइंट,
In addition to disclosures required under the provisions of 102 of the Companies Act 13, read with 32 of Incorporation Rules of 14 and so on and so forth, a statement to the effect that promoters or the shareholders having control shall provide an exit opportunity to dissenting shareholders shall also be included in the explanatory statement to the notice. The explanatory statement में disclosure देंगे. Then after passing of the resolution, the issuer shall submit the voting results to the recognized stock exchange in terms of provisions of regulation 44(3) of SEBI regulations. तो ये सब तो भूल जाने का, सिर्फ इतना लिखो, submit the voting results to recognized stock exchange. इतना लिखे तो काफी है. Then the issuer shall also submit the list of dissenting shareholders. जिन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला उनका लिस्ट भी सबमिट होगा. Then promoters or shareholders in control shall appoint a merchant banker registered with the board and finalize the exit offer price. फिर प्राइस निकालेंगे जो हमने अभी देखा इसके पहले, highest of the four. Then the issuer shall intimate the recognized stock exchanges about the exit offer to dissenting shareholders and the price at which such offer is being given. The recognized stock exchange shall immediately on receipt of the intimation disseminate the same to public within 1 working day. Disseminate यानी कि spread the information. तो वो उसको information को spread कर देंगे, यानी 4 women को बता देंगे तो अपने आप spread हो जाएंगे. जोक था. Then to ensure security for performance of their obligations, the promoters or the shareholders having control as applicable shall create an escrow account. एक escrow account, escrow यानी कि एक बैंक अकाउंट खुलेगा, escrow यानी conditional account, और उसमें पैसा जमा करा देंगे, which may be interest bearing the deposit and deposit the aggregate consideration in the account at least 2 working days prior to the opening of the tendering period. The tendering period shall start not later than 7 working days from the passing of the special resolution and shall remain open for 10 working days. 7 दिन के बाद उसको 7 दिन के अंदर अंदर उसको शुरू करा देना. टेंडरिंग यानी जहां से चेक्स इशू होंगे एग्जिट ऑफर के और फिर पैसा निकल जाएगा. The dissenting shareholders who have tendered their shares in acceptance of the exit offer shall have the option to withdraw such acceptance till the date of closure of the tendering period. ये भी है, आपने एक बार डिसेंट कर दिए, आपने शेयर्स जमा करा दिए, ये मेरे शेयर्स ले लो, टेंडर ये नहीं जमा करा देना. फिर आपने सोचा कि नहीं यार मैं अपना इरादा बदल लेता हूँ, चल शेयर्स वापस से ले लेते, रियल एस्टेट भी अच्छा ही बिजनेस है, तो इरादा तो बदल सकते ना. तो वहां लिखा है कि उनको ऑप्शन है टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन, विड्रॉ करने का राइट है उनके पास. कब तक? टिल द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द टेंडरिंग पीरियड, यानी ये 10 दिन जो है लिखा है ना, उसके अंदर वो अपना ऑफर विड्रॉ कर सकते हैं. Then the promoters or the shareholders having control shall facilitate tendering of shares by the shareholders and the settlement of the same through recognized stock exchange mechanism as specified by SEBI. ये सब जो ट्रांजैक्शंस होंगे, शेयर्स का सरेंडर करना और पैसे देना, ये सब स्टॉक मार्केट के थ्रू होगा. The promoters or the shareholders having control shall within a period of 10 working days from the last day of the tendering period make payment of the consideration to dissenting shareholders who have accepted the exit offer. फिर 10 दिन के अंदर पेमेंट निकल जाएगा. And within a period of 2 working days from the payment of consideration, the issuer shall furnish to the recognized stock exchange disclosures giving details of aggregate number of shares tendered, accepted, payment of consideration and post offer shareholding pattern. यानी ये ऑफर लाने के बाद जितने लोगों ने निकल गए वो निकल गए, अब पैटर्न क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अब क्या है, किसके पास कितने कितने शेयर्स. तो ये पूरा स्टेटमेंट बना करके 2 दिनों में देने का है स्टॉक एक्सचेंज को. एंड अ रिपोर्ट by the merchant banker that the payment has been duly made to all the dissenting shareholders whose shares have been accepted in the exit offer. तो पूरा प्रोसीजर था. और आखिरी में है ऑफर नॉट टू एक्सीड मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग. इन द इवेंट द शेयर्स एक्सेप्टेड इन द एग्जिट ऑफर वर such that the shareholding of the promoters or shareholders in control taken together with persons acting in concert with them pursuant to completion of the exit offer results in their shareholding exceeding the maximum permissible non-public shareholding.
ये जो लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है, लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से जो ये प्रमोटर ग्रुप है या इन कंट्रोल ग्रुप जिसको बोलते, तो इनके पास एक नंबर से ज्यादा शेयर्स नहीं होने चाहिए। अगर वो है तो फिर वो लिस्टिंग उसका डिफॉल्ट में आ जाता है, फिर लिस्टिंग से उसको बाहर करना पड़ता है, डीलिस्ट करनी पड़ती है कंपनी, तो वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो यहां बोल रहा है कि अगर वो एक्सीड हो रहा है तो फिर क्या करना है। द प्रमोटर्स or the shareholders in control as applicable shall be required to bring down the non-public shareholding, यानी इनके पास जो शेयर होल्डिंग है उसको नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग बोलेंगे, तो उसको कम करना पड़ेगा, यानी उनको फिर अपने शेयर्स पब्लिक में देने पड़ेंगे to the level specified and within the time permitted under Security Contract Regulation Act of 1957। तो जो भी वो परसेंटेज है, मान लो कि अगर 75% है नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग का, अगर मैक्सिमम 75% है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड दैट मीन्स के पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% मिनिमम होना चाहिए और उससे ज्यादा होना चाहिए, तो फिर कंपनी लिस्ट होंगी। तो अगर ये, अच्छा ये जो बाहर वाले हैं ये तो पब्लिक वाले हैं, तो इन्होंने अपने शेयर सरेंडर कर दिए, एग्जिट ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने अपने शेयर सरेंडर कर दिए, पैसे लेके निकल गए, तो इनके शेयर होल्डिंग कम हो जाएंगी ना, इनका परसेंटेज शेयर होल्डिंग कम होना यानी कि नॉन पब्लिक का बढ़ जाना, तो वो नहीं होना चाहिए, वो लिमिट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर ऐसा जा रहा है तो फिर उनको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम अलाउड रहता है, फिर उतने टाइम में जो नॉन पब्लिक वाले हैं उनको अपने शेयर्स पब्लिक में ऑफर करने पड़ते हैं, ट्रांसफर करने पड़ते हैं। तो वो लास्ट में एक पॉइंट दिया है, तो वो था तुम्हारा एग्जिट ऑफर। अब यहां से अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे।